प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः जो है आपके बीच सामाजिक विज्ञान का अध्याय एक, जो इतिहास का अध्याय एक है, उसे मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आपको पहले भी हम बताए हैं वीडियो में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले आप समझिए कि यूरोप क्या चीज है। तो यूरोप, जैसे आप पहले आप ये जानिए कि यूरोप जो है एक महाद्वीप का नाम है। 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप मान लीजिए हो गया एक, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप महाद्वीप में हम देखेंगे यूरोप का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एशिया महाद्वीप का हम नाम लेते हैं, तो इसके अंदर बहुत से देश आते हैं। भारत आ गया, भारत के अगल बगल बहुत से देश हैं, लगभग इसमें 50 से 54 देश शामिल हैं। और जितने भी देश हैं, सारे देशों को एक महाद्वीप में बांटा गया है। मतलब पृथ्वी पर 195 देश मतलब आपको मिल जाएगा, और 195 देश को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया। उन्हीं 7 महाद्वीपों में से आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह है यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में कौन से देश आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और राष्ट्रवाद क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे कि देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब एक कोई बहुत खतरनाक या कोई परिभाषा अगर कोई लिख दे तो केवल उसी को नहीं मानते। हमारा मानना यह है कि अगर किसी भी देश में, किसी भी गुलाम देश में, अगर वहाँ के लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हो जाए उनकी आज़ादी के लिए, एक अच्छी मांग के लिए, सोच के लिए, तो वो मान कर चलिए कि उस देश के अंदर रह रहे सभी नागरिकों के अंदर एक राष्ट्र के प्रति एक भावना उत्पन्न हो गई है, जिसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में क्या लिखा है। लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और जल्दी देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में लगभग, वैसे तो कहा जाता है कि नेपाल किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, तो बाकी जो देश हैं वो कभी न कभी किसी न किसी के गुलाम रहे। तो गुलामी दो तरह से रहे, कुछ देश तो दूसरे देशों के गुलाम रहे और कुछ देश अपने ही देश में जाति और धर्म के नाम पर गुलाम रहे। भारत में दो तरह की गुलामी लोग झेल रहे थे, एक अंग्रेजों की गुलामी और एक यहाँ जो अपर कास्ट के लोग हैं। अब उनका मैं खुलेआम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर अगले वीडियो में जैसे जैसे बनाऊंगा मैं आपको ये सब चीजें बताता चला जाऊंगा। तो हम लोग इस तरह से गुलामी झेल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, कि जो इसमें शब्द दे रहा है फ्रांसीसी क्रांति, बता रहा है कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद, फ्रांस के नागरिकों में ये भावना आई। और ये भावना कैसे आई, लुई 16वां की उसकी गलती कहिए या ऐसे ही सोचिए कि जनता में एक अलग प्रकार का आक्रोश दिखा और जनता ने लुई 16वां के प्रति बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। और उसका नतीजा यह निकला कि लुई 16वां हार गया। अंत में उसको और उसकी पत्नी मैरी को फांसी भी हो गई और वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसी को देखकर बहुत से देश अपने अपने देशों में लड़े। भारत में भी लोग इस तरह से क्रांति हुई और भारत भी आजाद हुआ। तो सबसे पहले जो है ये शुरुआत कहाँ से होता है राष्ट्रवाद का उदय एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले जो है फ्रांस की क्रांति से शुरू होता है, ठीक है ना। बात आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है कि नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता हम देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं नेपोलियन संहिता। अब इसमें हम देखते हैं कि नेपोलियन संहिता क्या है। इसको बात करते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन का नाम आप सुने होंगे, इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में भी सुने होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के महान जो है क्रांतिकारी, महान सम्राटों में से एक था। बहुत बड़ा जो है सम्राट था। देखते हैं क्या लिखा है।
नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश। ये देखिए साफ साफ लिखा है कि कभी कभी लोकतंत्र जो होता है, जैसे ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जितने भी शासन करने की प्रणाली बनाई गई है, लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है दुनिया में सबसे अच्छी है। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है कि लोकतंत्र में इतना ज्यादा छूट मिल जाती है कि लोग जो है आवारा पशु के समान उससे भी बदतर हो जाते हैं। तो कहीं लोकतंत्र का अगर भाव इस तरह से पनपने लगे तो जरूरी नहीं है कि उसको लोकतंत्र ही स्थापित किया जाए, उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे गांव में कहल जा रहा ना कि कुछ बातिस नहीं मानना लाते वाला बात ही होला। तो वैसे लोकतंत्र में अभी अपने देश का लोकतंत्र क्या हो चुका, भारत का लोकतंत्र आज का देखिए जो लोकतंत्र स्थापित किया गया है, आज का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। बिहार का आपने देखा है कि बिहार में जो है विद्यार्थी जिनको कहा जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि आप लोग जो है इस देश के भविष्य हैं, और उस भविष्य को लाठियों से पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर विद्यार्थी मांग क्या रहे हैं? ये मांग रहे हैं हमको नौकरी दीजिए। बात की बात से भी तो किया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि लाठियों से ही किया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र इस तरह का नहीं है। तो इसी को देखते हुए नेपोलियन ने ये देखा होगा कि लोकतंत्र में सब मनमौजी कर रहे हैं, जो बड़ा है वो बड़ा होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसलिए नेपोलियन को लगा कि लोकतंत्र ठीक नहीं है। और लोकतंत्र जो था फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित था, उस लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि देखो ये सब बंद रहेगा, अब आज के बाद कोई फ्री नहीं रहेगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करना है। तो नष्ट कर दिया। लेकिन नष्ट करने के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, मतलब जैसे जो हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन है और जो जुडिशरी है या कोर्ट कचहरी है, या उसके अलावा जो भी प्रशासनिक चीजें हैं, आज किस तरह से हमारे देश में गड़बड़ी चल रहा है। आज हर जगह घुसखोरी है। आज जो है बड़े लोग किस तरह से छोटे लोगों को टार्चर कर रहे हैं, तमाम प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं उनको। तो ये देखने को मिला कि ये सब चीजें है लोकतंत्र में था, तो ऐसे ही नष्ट होता जा रहा था। इसलिए नेपोलियन ने इसको हटा दिया। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। मतलब कि एकदम इस तरह का सिद्धांत बनाया जाए कि लोगों के अंदर जो है एक इस जब तक देखिए लोगों के अंदर जब तक ये भावना नहीं आएगी कि हम गलत करें ही मत, तब तक वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बताता है जिसके पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता, जिस समय नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। वाह, ये बहुत बड़ा काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऐसा काम जो है लोग लोकतंत्र में करते हैं, लेकिन जो है नेपोलियन बोनापार्ट लोकतंत्र खत्म करके, लोकतंत्र नष्ट करके उसने जो काम किया वो लोकतंत्र से भी बेहतर काम करके दिखाया। क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट ने? नेपोलियन ने क्या किया, जो जन्म के आधार पर लिखा है कि जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिलते थे। विशेषाधिकार का मतलब कि राजा का लड़का राजा बनिए। अब देखो नीतीश कुमार के बेटा प्रशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन गई है। ढिमिला ताना ऐसा की अगर आनी आ जाए, जैसे आज 4-5 तारीख के, तो चल जी बिहार से सीधे झारखंड में अब बनल बना स्वास्थ्य मंत्री। तो ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र वहाँ अब इनके खातिर लोकतंत्र तो समझिए कि राजा है। जिन पुलिस वालों ने जिन विद्यार्थियों को पीटा है उनके लिए लोकतंत्र क्या है? तो कहीं ना कहीं एक ध्यान से देखे कि नेपोलियन ने देखो ये काम बढ़िया कहा कि जितना मलाई खात बड़ा तू, अब मलाई नहीं खेबे हो जाने। अब राजा के लड़का राजा नहीं बनिए, ठीक ना। अब जे राजा बने के लायक रही ते राजा बने। जो जन्म के आधार पे विशेष अधिकार मिल रहा है उसको समाप्त कर दिया। कहा नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जिसके पास जो योग्यता होगी, जिस लायक होगा वो काम करेगा। देखिए हमारे देश में देख रहे कितना भयानक है। ये स्वास्थ्य मंत्री बताइए बना, आदमी कैसा लूज पुंज ढिमला चल रहा है बताइए। उसको संभालने के लिए 20 आदमी लगे हुए हैं। उसका खुद नहीं स्वास्थ्य सही है, बताइए उसको कोई ऐसे ऐसे बन जा रहा है। उससे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर देश में है, वो क्या ज्ञान देंगे सब। इसी तरह से शिक्षा मंत्री देखिए अपने यहाँ का एक कोई शिक्षा मंत्री करके कोई है, वो भी शायद क्रिकेटर उटर रहे हैं। तो बताइए जिसको जो ज्ञान है वो नहीं। एक उसको आप देखे होंगे बना हुआ है
एक अमित शाह का, वो एक उनका बेटा को जय शाह है, बताइए उसको, उसका फिगर आप देखिएगा, ऐसे आंखों किया गेना इस लोग नहीं करियो के, तो ऐसे ऐसे बन जाते हैं ये लोग, तंत्र का मजा ले रहे हैं सब। ठीक है, नेपोलियन ने कहा ये सब नहीं चलेगा। दूसरा कानून उसने क्या बनाया, साथ ही कानून के समझ समानता की स्थापना की और संपत्तियों प्रशासनिक प्रभावों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, नेपोलियन ने क्या किया, सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया। सामंती प्रणाली क्या है, जो जमींदारी प्रथा है। जमींदारी प्रथा का मतलब यही बाबू साहब हो, यही पंडित जी हो, यही फलाने हम, ढेकाने हम, इनका दुआरा ही करे के बाद, इनका चप्पल सिए के बाद, इनका ड्राइवरी करे के बाद, इनकर भई चरावे के बाद, और अपने जीवन भर ये लोग मलाई खाई बढ़िया बढ़िया वीआईपी जिंदगी जी है, और बाकी जनता का करी, बाकी जनता नौकर बन के इनका सेवा करी। ये सामंती व्यवस्था है। नेपोलियन ने क्या कहा कि सामंती व्यवस्था नहीं चलेगा। जो भी फ्रांस में लोग हैं, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे करिया हो, चाहे गोरहर है, चाहे मोट बा, चाहे पातर बा, लड़की है चाहे लड़का है, जो भी है, जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, सबको समान अधिकार मिलेगा। जो जिस लायक काम करेगा वहां तक पहुंचेगा। नेपोलियन ने ये काम बहुत बढ़िया किया। किसानों द्वारा दिए जाने वाले भूदासत्व, देखिए इसको ध्यान से, किसानों द्वारा दिए जाने वाले भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त कर दिया। देखिए ये सब जो है, ये बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, वो ये काम कर सकता है। बताइए किसान बेचारे, जो किसान अब कितने होते हैं, आप सोचिए कि आज आप फसल पैदा करते हैं, फसल के भरोसे अगर आप टैक्स दें तो आप टैक्स दे पाएंगे, आप उतना फसल पैदा ही नहीं हो पाता है, खा लें और बेच लें और टैक्स दे दें, और टैक्स सरकार को देना, सरकार को बेचना, कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, एकदम झंडू बाम हो जाएंगे खेतवे में रह के जिंदगी भर। ठीक है, तो अब बताइए आज से ये 1889 लिखा है, 200 250 300 साल पहले किसान जो है क्या पैदा करते थे, कितना ज्यादा पैदा करते थे कि बेचना, परिवार भी चलाना। और आप पढ़े भी होंगे कि किसानों के साथ कितना अत्याचार होता था, नहीं जानते बताते। किसान जैसे कि आप देखिए क्या करते थे सब बड़े लोग, किसान की फसल हो जाती थी, जब हरी भरी हो जाती थी तो कुल का करें, बड़कवे कुल जो जमींदार होते थे ना, कुल का करें, अपन गैया भैंसिया घोड़ा गधा जितना इधर करा, हाथियों के सब लोग के खेतों में छोड़ना। बेचारा किसान उसके 2 महीना 3 महीना सेवा के लिए खूब हरा भरा हो जा, कुल छोड़ना, वो बेचारा खाओ के। अब जो गाय को मार रही है वो के जमींदार जो होते थे अपना नौकर भेजकर मारते थे, तो वो बेचारे टैक्स कहाँ से जमा करें, नहीं जमा कर पाते थे। नेपोलियन ने देखा इन किसानों का सबसे बुरा हाल हो रहा है, इसलिए किसानों के द्वारा जो दिया जा रहा था शुल्क, टैक्स जो दिया जा रहा था, जमींदारों को जो टैक्स दिया जा रहा था, नेपोलियन ने कहा ये सब बंद होगा, अब से कोई भी किसान, कोई भी जमींदार को शुल्क नहीं देगा, समाप्त कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और परिवहन परिवहन एवं संचार प्रणाली में सुधार हुआ। सार्वभौमिक कानून, मानवीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुए। ऐसा करते हुए नेपोलियन ने जो समाज में जो भी उस वक्त के लोग थे, सबको जो है इस नियम से लाभ मिला। ठीक है, तो ये है नेपोलियन संहिता। ठीक है ना, नेपोलियन संहिता। देखें आप लोग आगे भी देखिए क्या लिखा है कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचियों और कैटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया, जो निम्न है। देखिए, चाहे राष्ट्रवाद यूरोप में हो, फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, सब छोड़िए, भारत का आप ऐसे ही अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी भी देश में जब नागरिकों के ऊपर एकदम इतना अत्याचार कर दिया जाएगा कि असहनीय हो जाएगा, जब असहनीय हो जाएगा तो एक ही जीवन है, मर के जियो या लड़ के जियो। तो जनता क्या सोचेगी, जनता ये सोचेगी रोज रोज आ रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, वैसे ही मर रहे तो क्यों ना जो है केजीएफ जैसा जो है एकदम फिल्मी स्टाइल में काम करें। नागरिकों ने सीधे उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, लिखा है क्या, देखिए लिखा है कि जब ये सब हुआ
तो नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, नए मध्यम वर्ग जो ओबीसी करके नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उदारवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, क्रांतिकारियों का उदय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज हुआ? क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जब क्रांतिकारी जन्म ले लेंगे और वह जो है बिल्कुल संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित है परिवर्तन लाएंगे। और आप जानते हैं कि परिवर्तन खून मांगता है। ये मेरा एक स्टेटमेंट है, याद करिएगा कि परिवर्तन खून मांगता है। कभी भी परिवर्तन होगा तो बिन खून खराबा का परिवर्तन नहीं होगा। अभी देखिए नेपाल में जो परिवर्तन हुआ है वो खून मांगा है। वहां के प्रधानमंत्री को क्या क्या किए, उसके पत्नी को और क्या क्या किए, सबको मालूम होगा। तो ये सब जो है नए नए क्रांतिकारियों का उदय हुआ, जन्म लिए। इसमें देखिए नए मध्यम वर्ग का उदय, फोटो में भी देखिए लगा है, उदारवाद की विचारधारा, ये काम कर रहे हैं लोग, रूढ़िवादी की नई भावना, वियना की संधि, क्रांतिकारियों का उदय। इस प्रकार का देखिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई कि सब मिलजुल कर जो है काम करेंगे तो ज्यादा जो है अच्छा होगा। ठीक ना। अब देखिए क्या अगला चीज दिखाया गया, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग का उदय का मतलब क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। अब बात क्या किया जाए, कुलीन वर्ग का मतलब क्या आप समझते हैं? आप सामान्य भाषा में समझिए कि जो हमारे यहाँ छत्री हैं, जो ठाकुर जिनको कहा जाता है, छत्री है, ब्राह्मण है, वही उस वक्त के कुलीन वर्ग में आते थे फ्रांस में। ठीक है, जिनके पास जमीन होती थी, जमींदार होते थे, बाकी सब उनके कुछ लोग और होते थे जो उनके साथ रहते थे, बाकी सब नौकर होते थे। तो वही कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग के हाथों में था। जो कुलीन वर्ग थे, जमीन के मालिक वही होते थे। दूसरा, यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। देखिए ये लोग बढ़िया काम करते थे, फसल का उत्पादन करते थे, और इस तरह से जब बनाए तो इन लोगों ने शहरों की तरफ जो है जाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, वहाँ जो है वहाँ जो है और चीजों का उत्पादन शुरू किया, और उनको भी धीरे धीरे लाभ होता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। ठीक है। और क्या है, औद्योगिक के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में जो और भी जो लोग थे, जो भी वर्ग के लोग थे, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर हर समाज के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, जैसे जैसे उनको मौका मिला वैसे वैसे वो लोग जो है अस्तित्व में आते गए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्ति के लिए पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फोटो में क्या लिखा, एकता और प्रगति, शिक्षित और उदारवादी। देखिए ये सब उस वक्त जो है बोली गई चीजें, आज भी ये सब प्रचलन में है। ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा नेपोलियन के बारे में बहुत चीजें आपको बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही आपको बताते हैं, बाकी वीडियो आपको फिर कल मिल जाएगा।